सो आप फाइन होंगे। और मैं मॉड्यूल 1 इकोनॉमिक मॉड्यूल 1 का पहला कॉन्सेप्ट या फिर पहला चैप्टर कह सकते हैं, जिसको थोड़ा मैं क्विकली हैंडल करना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड पॉइंट्स हैं नहीं इसके अंदर, तो फिर जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। तो आप एग्ज़ाम के टाइम भी अगर वीडियो देख रहे हो तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और मैं पीपीटी अवेलेबल करा दूँगी, पूरा उसको पढ़ लीजिए। आपका ये एक मॉड्यूल तो कहीं नहीं जाएगा। फर्स्ट मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल और फोर्थ मॉड्यूल सबका फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, उससे ज़्यादा उसमें कुछ पूछता ही नहीं है। तो इसमें मैं फर्स्ट मॉड्यूल के क्वेश्चन में से ये पहला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो ये आता है या फिर ओ एच की थियरी आती है या फिर थियरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसको ही बोलते हैं रिकार्डियन थियरी, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कॉम्पिटिटिव कॉस्ट थियरी। तो ऐसा कुछ भी आए ना तो इसका आंसर सेम ही लिखना है आपको, ठीक है। बस इतना रिमेंबर रखो और इस पे ना मार्क्स अच्छे खासे आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला किसने बनाया था? प्रोपोनेटेड बाय द फेमस इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो। इसको भी डेविड रिकार्डो ने बनाया था। डेविड रिकार्डो मतलब ओल्ड इकोनॉमिस्ट हो गए। तो उन लोग की एक अलग सा अजम्पशंस वाला ज़िंदगी चलता था कि लाइक अगर कोई भी हम लोग गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमको हमारा जो है ना मार्केट में फ़िक्स लेबर वो रहेंगे, लेबर हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, लेबर कम ज़्यादा नहीं होंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। और जो मार्केट में एक मैजिकल हैंड है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। ये आपको सुना सुना चखिला चखिला लग रहा होगा क्योंकि फोर्थ सेम में यही सब बात हमने किया था काफ़ी ज़्यादा। और तो ये ओल्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं, मतलब इनका ओल्ड इकोनॉमिस्ट है ना, तो उसके हिसाब से इनकी थियरी है, ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिक है। तो अभी देखो अभी पूरा पढ़ते हैं, आपको थोड़ा बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगा और आप बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा मत लिखना बस। अकॉर्डिंग टू हिम अ कंट्री will be specialized in the production of those goods in which they have to cost advantage, produce a surplus and export it to other country। इनके अकॉर्डिंग है ऐसा है कि जो कंट्री है वो ऐसा ही कोई प्रोडक्ट बनाए जिसमें वो स्पेशलाइज्ड हो, मतलब कि वो प्रोडक्ट बनाने में उसको कम पैसे लग रहे हैं, इधर पैसे का बात नहीं होगा, यहाँ पे पैसे की बात नहीं होने वाली है। यहाँ पे लेबर आर से कंपटीशन करेंगे, क्या लेबर आर, उसको कम लेबर आर लग रहा है और वो प्रोडक्ट उसका बन जा रहा है, ठीक है। कम लेबर आर में अगर वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है और वो क्या करे अदर कंट्री को भेजे, मतलब एक्सपोर्ट करे। और जो गुड्स ऐसा है कि वो नहीं बना पा रहे, मतलब उनको ज़्यादा लेबर आर लग रहा है, तो वो क्या करे इस कंट्री से कंट्री ए कंट्री बी समझ लो। तो कंट्री ए और कंट्री बी दो है। तो अगर कंट्री ए को कोई प्रोडक्ट बनाने में 100 लेबर आर लग रहे हैं और कंट्री बी को वही प्रोडक्ट बनाने में 80 लेबर आर लग रहे हैं, और कंपैरेटिवली एक दूसरा प्रोडक्ट है जिसमें प्रोडक्ट कंपनी जो कंट्री ए है उसको लग रहे हैं 80 रुपीज़ और जो कंट्री बी है उसको लग रहा है 90 रुपीज़। सो क्या करेंगे ये लोग, जो ये इनको 100 का लग रहा है ना, 100 लेबर आर लग रहा है, तो क्या करेंगे ये बी से इंपोर्ट कर लेंगे क्योंकि बी को 80 लेबर आर ही लग रहा है। और मार्केट में क्या है कि कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी कुछ भी कटने वाला नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं है, ऐसा डेविड रिकार्डो जी की थियरी थी, ठीक है। और जो ये 90 में है, ये 90 में बनाना बंद कर दे और सारे लेबर आर मिलके एक प्रोडक्ट बनाए, 80 + 90 कर देंगे तो 160, मतलब ये हो गया 170 और इनका हो जाएगा 180। तो जब भी 180 लेबर एक गुड प्रोड्यूस करने में लग जाएंगे, 80 लेबर आर वाला एक गुड प्रोड्यूस करने में लग जाएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। और जो यहाँ पे और 170 वो लेबर आर मिलके अगर एक प्रोडक्ट जो एक कंट्री को 100 में पड़ता था वो बनाने लगे तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, उससे क्या होगा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और कंट्री में इनकम भी आएगी, ठीक है। अभी इसका बहुत सारी है ना कि मतलब इसका मतलब देखते हैं, अभी डिसएडवांटेज भी है। दे विल
इम्प्रूव दोज गुड इन विच दे हैव टू कॉस्ट डिसएडवांटेज, और उस चीज़ को इम्प्रूव करे जिसमें उसको कॉस्ट डिसएडवांटेज है। ठीक है, चलते आगे। असम्पशंस भी मैंने बता दिया, पर एक बार और रिवाइज कर देते। ठीक है, लेबर इज़ ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ होमोजीनियस, मतलब होमोजीनियस होंगे, मतलब वहाँ के जो लेबर है ना वहीं पे काम कर सकते हैं, और वही एक चीज़ प्रोड्यूस करने में वो लोग मास्टर है, समझ लो। ठीक है, कॉस्ट इज़ मेजर टू टर्म ऑफ लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट से मेजर कर रहे हैं। लेबर इज़ परफेक्टली मोबिल विद इन द कंट्री बट इमोबिल बिटवीन द कंट्री। अगर एक कंट्री की बात हो रही तो परफेक्टली मोबिल है, मतलब काम करने में एकदम परफेक्टली प्रॉपर है, बट अदर कंट्री की बात करें तो वो परफेक्टली इमोबिल हो जाएगा। बिटवीन अगर दो कंट्री की बात करें तो परफेक्टली इमोबिल है। लाइस्फेयर इकोनॉमिक देयर इज़ अ फ्री ट्रेड नो टैरिफ कोटास, मतलब यहाँ पे टैरिफ कोटा कुछ भी नहीं है, फ्री ट्रेड होगा। परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ कंट्री, दोनों का कंट्री में क्या होना चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, मतलब किसी में भी मोनोपोली नहीं होना चाहिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कौन सा कंपटीशन होना चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इग्नोर्ड, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को गिना ही नहीं जा रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट इन बोथ कंट्री, दोनों कंट्री में क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि कौन से इकोनॉमिस्ट है ये, क्लासिकल इकोनॉमिक है। क्लासिकल इकोनॉमिक के हिसाब से मार्केट में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। ट्रेड टेक प्लेस ऑन बार्टर सिस्टम, कौन सा सिस्टम फॉलो करेगा ट्रेड, बार्टर सिस्टम, मतलब कि अगर मैं 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, मान लो एक प्रोडक्ट है, इसका कॉस्ट 100 रुपीज़ आ रहा है, और इनके पास जो प्रोडक्ट है ना वो हमको मिल रहा है 80 रुपीज़ में, तो क्या होगा, अगर मैं यही प्रोडक्ट लेने जाऊंगी, मैं इधर से आऊँगी सीधा इधर पे, क्योंकि इधर पे 80 पे मिल रहा है ना, तो मुझे कितना प्रोडक्ट मिलेगा, 80 मिलेगा, और 20 रुपीज़ का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कुछ तो मिलेगा। ठीक है, 20 रुपीज़ का जितना इसका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा, समझ लो 1 kg मिलता है, तो क्या 20 रुपीज़ का थोड़ा और इसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, 100 रुपीज़, फिर ये खुशी वापस लौट जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता ही नहीं है, और फ्री ट्रेड है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट भी फुल होता है, तो मतलब बार्टर सिस्टम में ट्रेडिंग होगी यहाँ पे, तो समझ पा रहे हो। तो इनके हिसाब से तो सब कुछ सॉर्टेड है अगर ऐसा हो रहा है। और एक पॉइंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, कि दोनों जो कंट्री रहेगी ना उसमें एक ही प्रोडक्ट, मतलब 2 कंट्री के बीच में ही होना चाहिए, ओनली 2 कंट्री, देयर इज़ ओनली 2 कंट्री, मतलब तीसरी कंट्री का इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, चलते आगे। 2x2x1 मॉडल, 2x2x1 मॉडल, 2 कंट्री पुर्तगाल एंड इंग्लैंड यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं क्योंकि एग्जांपल है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंडिया एंड चाइना। 2 कमोडिटीज़ वाइन एंड क्लोथ, सेम ले लेती हूँ। 1 फैक्टर क्या है, लेबर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर। ठीक है, यहाँ पे देखो बनाया हुआ है ना, इसको एक्सप्लेन करते हो। पुर्तगाल रिक्वायर्ड लेस देन 1 आवर लेस आर इन लेबर फॉर बोथ वाइन और क्लोथ। पुर्तगाल जो है दोनों चीज़ बनाने में क्या उसको लेस आर लग रहे हैं। 1 यूनिट ऑफ वाइन पुर्तगाल इज प्रोड्यूस विद इन द हेल्प ऑफ 18 लेबर आर एज अगेंस्ट 120 लेबर आर फॉर इंग्लैंड। पुर्तगाल जो है 1 यूनिट वाइन प्रोड्यूस करने में जितना टाइम लगा रहा है, पुर्तगाल 18 लेबर आर लगा रहा है, बट जो इंग्लैंड है उसको 120 लेबर आर लग रहा है। तो पुर्तगाल इन केस ऑफ क्लोथ पुर्तगाल रिक्वायर्ड 90 लेबर पुर्तगाल को लग रहा है, 100 लेबर लग रहा है इंग्लैंड को। फ्रॉम दिस कुड बी आर्ग्यूड, ऐसे सिचुएशन में क्या आर्ग्यू होना चाहिए, मतलब कि ट्रेड होना चाहिए, दैट देयर इज़ नो नीड टू ट्रेड फॉर पुर्तगाल बिकॉज इट इज़ स्ट्रॉन्ग इन अ केस ऑफ बोथ कमोडिटीज़। इस केस में पुर्तगाल जो है वो ट्रेड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो दोनों जगह पे एडवांटेज है। इस थियरी के हिसाब से क्या होना चाहिए, किसी एक प्रोडक्ट में इंग्लैंड को किसी एक प्रोडक्ट में पक्का उसको एडवांटेज होना चाहिए। जैसे कि अगर इसका ये 20 रुपीज़ में ही होता
और फिर तो क्या होता, तो जो पुर्तगाल है वो इंग्लैंड से प्रोडक्ट लेता और इंग्लैंड जो है क्लोथ पुर्तगाल से लेने लगता, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, पुर्तगाल को तो दोनों चीज़ में एडवांटेज है, तो उसके लिए क्या करेंगे अभी देखो। Ricardo, however, tried to provide the Portugal stand to gain by the specialization in a commodity in which it has to greater cost advantage in wine. पुर्तगाल को किस में ज़्यादा एडवांटेज हो रहा है, तो वो है वाइन में। ग्रेटर कॉस्ट एडवांटेज कहाँ पे, वाइन में है, तो इसलिए कॉस्ट रेशियो ऑफ प्रोडक्शन वाइन एंड क्लोथ कैन बी एक्सपेक्टेड एज, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका मतलब कैसे किया, ये वाइन 120 कैसे आया वो देखते हैं, ठीक है। तो ये जो है 120 आ रहा है और इन दोनों को ऐड करके फिर डिवाइड बाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आया 80 डिवाइड बाय 120 और 120 डिवाइड बाय 80, मतलब अगेंस्ट कर दिया, क्योंकि एक जगह पे 80 हो रहा है एक जगह पे, तो पुर्तगाल का 80 डिवाइड बाई ये हो रहा है तो 0.66 आ रहा है, 90 डिवाइड बाई 100 0.9, वाइन का 1.5 और 1.11 इंग्लैंड का आ रहा है। तो पुर्तगाल हैव एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोथ वाइन एंड क्लोथ, पुर्तगाल को दोनों जगह पे एडवांटेज है। हाउएवर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज ग्रेटर इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइन में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज़्यादा है देन इन अ क्लोथ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 0.21 है। अकॉर्डिंगली पुर्तगाल स्पेशलाइज्ड इन अ प्रोडक्शन ऑफ वाइन वेयर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज लार्जर। तो इनके हिसाब से कि जो पुर्तगाल है उसका ग्रेटर एडवांटेज उसको किस में हो रहा है, वाइन में हो रहा है, तो इसीलिए उसको क्या करना चाहिए, स्पेशलाइज किस में है, वो वाइन बनाने में स्पेशलाइज्ड है। इंग्लिश स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ वेयर इट इज़ कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज इज लेसर, और इंग्लैंड जो है वो क्लोथ में स्पेशलाइज्ड है क्योंकि उसको डिसएडवांटेज इसी में सबसे कम है। वाइन में ज़्यादा डिसएडवांटेज है पर क्लोथ में कम डिसएडवांटेज है, मतलब इन दोनों के बीच भी अभी ट्रेड हो सकता है, ऐसा बताना चाहते थे। क्योंकि पहले इन्होंने बताया था कि अगर दोनों के बीच में कंपटीशन होना चाहिए, कि मतलब एक प्रोडक्ट का रेट हाई होना चाहिए और एक का कम होना चाहिए, तभी हम लोग एक दूसरे से ट्रेड कर सकते हैं। बट इन दिस सिचुएशन देन आफ्टर वी कैन ट्रेड। कॉम्पिटिटिव कॉस्ट बेनिफिट बोथ, दोनों को कॉस्ट का बेनिफिट होगा। किसे देखो, इंग्लैंड 120 और 100 क्लोथ, वाइन 1, और इसका एक वाइन बनाया ना इतने में, और 80 तो 1 वाइन, ठीक है। 100 और ये क्लोथ में 1.2 क्लोथ और 0.98 क्लोथ। इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट इज़ 1:1। इंटरनेशनल जो एक्सचेंज रेट होगा 1:1 है, मतलब कि अगर इधर तो लेबर आर्म में कर रहे हैं तो इसलिए बेनिफिट दोनों को हुआ है, ऐसा दिखा रहे हैं। आगे देखते हैं। इंग्लैंड नो ट्रेड विथ ट्रेड, जब इंग्लैंड कोई ट्रेड नहीं करता था तो उसका क्या हाल था। नो ट्रेड जब एक कोई ट्रेड नहीं करता था, एट होम इंग्लैंड इज़ रिक्वायर्ड टू गिव 1.2 यूनिट ऑफ क्लोथ फॉर 1 यूनिट ऑफ वाइन। एक 1.2 यूनिट ऑफ क्लोथ देना पड़ता था एक कपड़े के बदले, मतलब ऐसा भी कह सकते हो 10 रुपये के बदले उसको 12 रुपये देना पड़ता था, ठीक है। ऐसा मैं रुपए समझा रही हूँ पर इधर पे यूनिट के बारे में ही बात होगी, हाँ, विथ, क्योंकि बार्टर सिस्टम हो रहा है यहाँ पे। विथ ट्रेड इंग्लैंड स्पेशलाइज्ड इन अ क्लोथ और एक्सपोर्ट क्लोथ गेट द टर्न 1 यूनिट ऑफ वाइन। इंग्लैंड दोस गेन हैज़ 0.2 यूनिट ऑफ क्लोथ लेस। इंग्लैंड को 0.2 यूनिट ऑफ क्लोथ कम देना है, अभी पहले ज़्यादा देना पड़ता था, ठीक है। विथ ट्रेड उसको फ़ायदा हुआ है 0.2 यूनिट का, मतलब पहले जो भी 12 रुपये उसको देना पड़ता था ना, 12 रुपये का सामान देना पड़ता था, 10 रुपये के वाइन के बदले 12 रुपये का कपड़ा देना पड़ता था, अभी 0.2 कम कपड़ा उसको देना पड़ता है। ये इंग्लैंड का बेनिफिट हुआ। पुर्तगाल का क्या बेनिफिट हुआ,
नंबर ऑफ ट्रेड एट होम पुर्तगाल इज रिक्वायर्ड टू गिव 0.98 यूनिट ऑफ क्लॉथ फॉर 1 वाइन। 0.98 यूनिट देना पड़ता था उसको किसके लिए? 1 यूनिट ऑफ वाइन के लिए। विथ ट्रेड क्या हुआ? पुर्तगाल गेट 0.11 यूनिट एक्स्ट्रा क्लॉथ। मतलब अभी एक यूनिट वाइन देता है तो 0.11 यूनिट क्लॉथ उसको ज़्यादा मिलता है, गेन मिलता है। दोस्त बोथ कंट्री गेन बाय इंटरनेशनल ट्रेड। इससे प्रूव होता है कि दोनों कंट्री को गेन हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड से। इधर बहुत कम अमाउंट दिख रहा है आपको तो लग रहा होगा कि क्या ही फ़ायदा है, ये कोई फ़ायदा होता है। बट इफ़ लार्ज क्वांटिटी ले तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये 1 यूनिट की बात हो रही है। अगर इतना ही 15-20 यूनिट हो जाए तो फटाक से 1 यूनिट एक्स्ट्रा फ़ायदा हो जाएगा, है कि नहीं। फिर देखते हैं आगे। यहीं पे अभी देखो, जब इतनी सारी बातें उसने बताई तो इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए, क्योंकि जो भी असम्पशन था ना वो काफ़ी अजीब था। मतलब अब के हिसाब से अजीब है, क्योंकि क्लासिकल थियोरी अब पॉसिबल ही नहीं हो ही नहीं सकता। द थियोरी अज्यूम ओनली 2 कंट्री और 2 कमोडिटीज़, ओनली 1 फैक्टर ऑफ लेबर, इट इज़ रिस्ट्रिक्टिव। मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बस 2 कंट्री हो और दो कंट्री और 2 कमोडिटी ही हो, बाकी सारी कमोडिटी भी तो होती है। और 2 कंट्री ही हो ट्रेड करने में, बाकी सारी कंट्रीज़ का क्या होगा? जब हम फ्री ट्रेड फॉलो कर रहे हैं तो बाकी सारी कंट्री भी आके फ्री ट्रेड करेगी ही ना। और एक ही फैक्टर हो, लेबर ऑफ प्रोडक्शन, बस पैसे की बात होती है यहाँ पे, लेबर से कुछ नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन लेबर थियरी ऑफ वैल्यू ऑफ एनीथिंग डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ लेबर यूज टू प्रोडक्शन इट इज़ अनरियलिस्टिक। मतलब कि लेबर आर में अगर सब कुछ की गिनती करने लगे तो काफ़ी अनरियलिस्टिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इधर पे मनी में ट्रेड होता है, जैसे डॉलर का एक्सचेंज अगर रुपये में करे तो इतना रुपये मिलेगा $1 का, तो ये काफ़ी अनरियलिस्टिक है। असम्पशंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट परफेक्टली मोबिलिटी ऑफ FOP आर अनरियलिस्टिक। अभी फुल एम्प्लॉयमेंट कभी भी नहीं होता, या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, या फिर लेस एम्प्लॉयमेंट होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब जितना कोई इंसान डिज़र्व करता है, जस्ट लाइक अगर किसी ने MBA किया हुआ, मतलब MBA किया हुआ है तो सेल्समैन का जॉब कर रहा है, तो ये क्या हो गया? अंडर एम्प्लॉयमेंट। और ऐसे कह सकते हो कि होटल मैनेजमेंट किया हुआ है पर उसको वेटर का काम करना पड़ रहा है, तो ये सब क्या हो गया? अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। और परफेक्टली मोबिलिटी, ये भी अनरियलिस्टिक असम्पशन है। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसका मैं आपको PDF ग्रुप में शेयर कर दे रही हूँ, टेलीग्राम लिंक से ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के टाइम भी। बाय बाय।